बहुत से लोगों को बंदी बना करके लेकर के आया गया और वहाँ सिर्फ मजदूरी के लिए, और वो परमिट बना करके एग्रीमेंट करके जो है उन लोगों को लेकर के आया गया और धर्मांतरण होता था। जी, जी, जी। और लोग ज़ोर ज़ोर से क्रिश्चियन धर्म की ओर अग्रसर होते जा रहे थे, क्योंकि उनको बहुत सी बातें, अश्लील बातें जो बताई गई कि हमारे कृष्ण भगवान के बारे में, तो उन लोगों को लज्जा आता था, इससे वो धर्म को त्याग देते थे। आज हम मॉरिशस में हैं और मॉरिशस दुनिया का एक ऐसा देश है जिसको छोटा भारत कहा जाता है। इस छोटे भारत में क्या भारत जैसे लोग रहते हैं, या इस छोटे भारत में भारत की संस्कृति कैसे आई? जिस आर्य समाज ने पूरी दुनिया में वैदिक धर्म का परचम लहराया, वो आर्य समाज मॉरिशस में कैसे पहुंचा? इन सब बातों पर विचार विमर्श करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं मॉरिशस में धर्माचार्य के रूप में काम कर रहे शिव शंकर रामखिलावन जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी। आचार्य जी, हम सबसे पहले उनका व्यक्तिगत जीवन जो है वो कैसे आप आर्य समाज से जुड़े, ये हमें थोड़ी जानकारी चाहिए कि आप जो है वो आर्य समाज में कब आए और कैसे आए। ऐसा है कि मेरे पिताजी बचपन से समाज के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है ना? ठीक है। और हम जब छोटे थे तो हवन में जाया करते थे जी। तो उस समय ये सत्य है कि हम यज्ञ के लिए नहीं जाते थे, न प्रवचन के लिए जाते, क्योंकि हम छोटे थे। जी जी। हम विशेष करके उस समय जो चाय मिलता था और जो प्रसाद मिलते थे बड़ा स्वादिष्ट पीने के लिए, खाने के लिए, तो हम बच्चे उस समय उस कारण चले जाते थे। जी, ठीक है ना? अब उस जाते जाते धीरे धीरे वो आर्य समाज का प्रभाव पड़ने लगा, धीरे लगा, ठीक है ना? और हम उसमें आते रहे। तो ये कौन से सन की बात रही होंगी, कब कितने? हम आपको लगभग 1970 की बात बोल रहे हैं। 1970, लगभग 50 साल पुरानी बातें, 50-52 साल पुरानी बातें जो है। ठीक है। आप आर्य समाज में आए क्योंकि पिताजी आर्य समाज में थे, तो दूसरी जानकारी मुझे ये भी चाहिए, क्योंकि पिताजी जब आर्य समाज में थे इसका मतलब एक तो बात साबित हो गई, ठीक है, कि आर्य समाज यहाँ 50 साल से भी ज़्यादा समय में है। ठीक है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आर्य समाज मॉरिशस में कितना पुराना होगा, कब आया होगा आर्य समाज? 1900 में भारत से एक टोली आए थे, उसमें कुछ सिपाही आए थे और उन सिपाहियों ने 2 विशेष ग्रंथ लाए थे। एक था संस्कार विधि और दूसरा था सत्य प्रकाश। और उस समय मॉरिशस में धर्मांतरण होता था। और लोग ज़ोर ज़ोर से क्रिश्चियन धर्म की ओर अग्रसर होते जा रहे थे, क्योंकि उनको बहुत सी बातें, अश्लील बातें जो बताई गई कि हमारे कृष्ण भगवान के बारे में, तो उन लोगों को लज्जा आता था, इससे वो धर्म को त्याग देते थे। जी जी। पर जब यह धर्म ग्रंथ आया सत्य प्रकाश न, और पढ़ने के बाद 3 विशेष व्यक्ति हुए, एक लाला, एक जगमोहन और एक भी इनका नाम स्मरण नहीं है। ये लोग पहले हुए जो वेद प्रचार करने, मतलब कि आर्य समाज का प्रचार करने लगे। जी जी। तब 1901 में प्रथम बार आर्य समाज की स्थापना हुई। जी जी। थोड़े समय के लिए चला, रुक गया, फिर दोबारा 1903 में शुरू हुआ। जी जी। फिर थोड़ा चला, पर 1910 में पूरे रूप से मॉरिशस आर्य समाज का डंका बज गया। ये वो काल था जब पूरी दुनिया में ही आर्य समाज बिल्कुल चरम पे था, चाहे भारत की बात करें चाहे भारत से बाहर की बात करें, क्योंकि ये काल 1901, 1902, 1903 ये एक ऐसा काल था जब 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और वहाँ से कितने ही क्रांतिकारी बाद में निकले। ये वही दौर था जब हॉलैंड में केन्या में कुछ लोग गए और वहाँ पे भी वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और इसी आसपास में जो है, इससे कुछ थोड़ा आगे पीछे दक्षिण अफ्रीका की बात है, वहाँ पर भी आर्य समाज जो है बहुत तेज़ी के साथ फैला। तो और दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ जो एक तरह से माइग्रेट किए जा रहे थे लोग, जो है धर्मांतरण किया जा रहा था और उनको कृष्ण के बारे में बताया जा रहा था, जो आजकल भी बहुत से कथावाचक बोल देते हैं कि कृष्ण जो माखन चोर थे, वो नहाते हुए महिलाओं के कपड़े उठाते थे। इस तरह की जो बातें थी वो बातें लोगों के सामने रख करके और उनको ये बता करके कि तुम जहाँ खड़े हुए हो, जिन लोगों के बीच में रह रहे हो, उनके तो धर्मगुरु या
देवता जिनको वो मानते थे वो तो ऐसे लोग हैं। पर जब आर्य समाज के लोग यहाँ पे आए, संस्कार विधि यहाँ पे आई और सत्यार्थ प्रकाश यहाँ पे आई, तो उसके बाद जो है लोगों में एक भाव बदला और आर्य समाज का प्रचार यहाँ पर तेजी से फैला। अब हम जिस संस्थान में बैठे हैं, ये आर्य सभा मॉरिशस का एक अच्छा एक ट्रेनिंग सेंटर है, डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज आश्रम के नाम से। तो डॉक्टर चिरंजीव के बारे में भी बहुत से लोग बातचीत करते हैं कि उन्होंने भी काफ़ी बड़ा योगदान किया है आर्य समाज के लिए। हाँ, ये सही है कि डॉक्टर भारद्वाज जी यहाँ मॉरिशस में आकर के बहुत प्रचार किए न, और वो डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया। यहाँ जो पौराणिक भाई थे उस समय के, उनसे नफरत करते थे। अच्छा, है ना, और वो नहीं चाहते कि आर्य समाज का प्रचार हो। ऐसा हुआ है, इसी बोल रहा हूँ। और विशेष हमारे डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज का ये कहना है और ये सत्य है कि जो अंग्रेजी में हमें लाइट ऑफ प्रूफ मिला है वो यहाँ से दिखना आरंभ किया, स्टार्ट हुआ है। चिरंजीव भारद्वाज जी ने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया है सत्यार्थ प्रकाश का लाइट ऑफ ट्रुथ, और वो यहाँ पे तेज़ी से फैला क्योंकि उस समय जो है यहाँ डच भी बोली जाती थी शायद, और फ्रेंच बोली जाती थी और अंग्रेज़ी, हिंदी, और विशेषकर कि जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का कार्य हो रहा था वहाँ उनकी पत्नी सुमंगली देवी जो थी, वो उस समय ये विवाह के भजन और कुछ विशेष लोक गीत भारत से लाकर लोगों को सिखाते थे। जैसे मॉरिशस में अभी आप जाएंगे, विवाह होता है तो पहले आरती चढ़ावे इत्यादि, ये सब जो लोकगीत है उनका सिखाया हुआ है। जिन साथियों को जानकारी नहीं है मॉरिशस के बारे में, वो ये कह सकते हैं कि डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज जी आए या उन जैसे और विद्वान आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब यहाँ की परिस्थितियों का आप आकलन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये वास्तव में बहुत बड़ा काम, ये हमारे पुरोधा जो रहे हैं, हमारे जो एक तरह से नेता रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ये वो काल था जब भारत से बहुत से लोगों को बंदी बना करके लेकर के आया गया और वहाँ सिर्फ मजदूरी के लिए, और वो परमिट बना करके एग्रीमेंट करके जो है उन लोगों को लेकर के आया गया। और 5-5 साल के लिए, मैं कहीं पढ़ रहा था कि ऐसी स्थिति थी कि 5 साल में कुछ तो लोग मर ही जाते थे, और जो कुछ बच जाते थे उनमें हिम्मत नहीं रहती थी काम करने की, क्योंकि इतना काम उनसे करवाया जाता था। तो जब आप गुलाम हैं, मानसिक रूप से गुलाम हैं, जब आर्थिक रूप से गुलाम हैं, सांस्कृतिक रूप से गुलाम हैं, आपको रोटी के लिए जो है कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, अपनी संतानों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ऐसे में धर्म को बचाना कितनी बड़ी बात होती है। तो इन विपरीत परिस्थितियों में हमारे जो पूर्वज रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने संघर्ष किया है, और उन्हीं की एक पूरी कहानी, पूरी दास्तान जो है वो हमारे पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी, ठीक है, चिरंजीव जी का जो योगदान रहा है उसके बाद जो है आर्य समाज यहाँ फैला है, तो उनके प्रयास से और उनके साथ समकक्ष जो लोग रहे, जो नेता रहे, यहाँ के भी जो लोग रहे, पूरे मॉरिशस में कितनी स्थानों पर जो है आर्य समाज स्थापित हुआ होगा। एक बात और बोलना चाहूँगा ताकि आपको पता चले, मॉरिशस में या चाहे वैदिक हो, आर्य समाजी हो या पौराणिक हो, सभी लोग ये लोकगीत गाते हैं। प्रेम से आरती उतार हो, वर व्याहन जाए, ठीक है ना। ये जब दूल्हा तैयार होता जाने के लिए तो ये लोकगीत गाते हैं। जब चले आते हैं तो प्रेम से आरती उतार हो, वर व्याहन आए। इसमें और लंबा है, मैं तो एक टुकड़ा ही आपको बता रहा हूँ, ये उनकी देन है। अब आप जो बोल रहे हैं, जिस हमारे पूर्वज 1834 में आए, उस समय ऐसा था कि उन लोगों का अधिकार नहीं था सत्संग करने के लिए। वो जब सूर्य उदय हो उससे पहले उसे उठ जाना चाहिए और खेत में वो अपने खारसी डालें। अच्छा। और रात्रि में सूर्य अस्त हो जाए तब समाप्त करके घर लावें। और उनके लिए कोई रविवार नहीं था, कोई छुट्टी नहीं थी, काम ही काम, ठीक है ना, ऐसा। तो इस कारण वो लोग दिन में कोई सत्संग कर ही नहीं पाते थे, लेकिन रात्रि में उस समय
वो रात्रि में 8 बजे या 9 बजे वो लोग यज्ञ करते थे उस समय। यज्ञ करके आपस में मतलब कि वो मिल कर जुल करके वो सत्संग करते थे, क्योंकि यही एक समय था। और कहीं कहीं पर उतना नहीं है, आज कहीं कहीं पर 1-2-3 जगह मॉरिशस में मिल जाएगा कि लोग रात्रि में सत्संग करते हैं, क्योंकि वो परंपरा कहीं अभी तक जीवित है। जीवित है। उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि दिन में ना तो उनको समय मिलता था, ना ही जिनके यहाँ काम करते थे और वो अवसर भी नहीं देते थे। और जो आप बोल रहे हैं, कुछ लोग भारत से आते बीच समुद्र में बीमार पड़ गए, तो उस समय लोगों को लेकर फेंक दिया गया, उधर ही फेंक दिया गया। हाँ, मर गए वो लोग। जो यहाँ आए तो आ करके यहाँ कार्य करने लगे। और जैसे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा खाना के लिए पैसे तो मिलता ही नहीं था, तीन वो उस समय चावल नहीं मिलते थे खाने के लिए, तीन मकई मिलते थे खाने के लिए, इसी से गुजारा करना पड़ता था। वस्त्र वो भी मुश्किल में मिलता था, ठीक है ना। जो आपके यहाँ बस्ते में चावल डालते हैं ना, उसके वो प्रयोग करते थे। अच्छा। यहाँ पर सोने के लिए बहुत दिक्कत था उस समय। मतलब जो पराली बोलते हैं जिसको, चावल की धान का जो होता था, और उसमें, और वहाँ उस समय जब जो लोग लेकर के आए गए तो वो क्या तो खेती करते थे और क्या दूसरे काम करते थे उस समय। विशेष करके जब भारत से लोग आए तो उनको ईख की खेती में डाला गया, ईख की खेती में गन्ना, क्योंकि मॉरिशस में उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने देखा कि इसकी बढ़ चाहिए, क्योंकि इसके बिना वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और देश अच्छा है, ज़मीन अच्छा है, मिट्टी अच्छी है, यहाँ बोई करके, क्योंकि जो शक्कर है ना, इससे अनेक वस्तु बनाया जा सकता है। इसीलिए मॉरिशस, यदि कोई प्रश्न करता है, कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे प्रश्न करते हैं कि आपके देश में क्या है, तो मैं कहता हूँ यहाँ ईख है, तो और दूसरा मैंने कहा पर्यटक है, तो देश आगे बढ़ सकता है। हाँ, क्योंकि जो इंग्लैंड है, हमारे शक्कर को अच्छे दाम में खरीदते थे, एक्सपोर्ट होते हैं बिल्कुल अच्छे दाम में। और विशेष करके जो यहाँ के शक्कर है वो ग्रेड 1 थे उस समय, अभी भी है। अभी भी शक्कर को 3-4 भागों में विभाजित करके वो लोग बेचते हैं। एक समय ऐसा था मॉरिशस में कि आप शक्कर तो ले रहे हैं, पर मॉरिशस के शक्कर नहीं है। मॉरिशस अपने पूरे शक्कर दूसरे वो बेच देते हैं महंगे में, और सस्ते शक्कर लेकर के आपको दे देते हैं। ऐसा करते पूरे यूरोप में जो है वो शक्कर जो है वो एक्सपोर्ट होती है मॉरिशस से। तो ये एक वो था कि यहाँ भारत के लोगों ने गन्ने को जो है खेती करके और यहाँ के कार्यों को आगे बढ़ाया। तो वर्तमान का जो समय चल रहा है, क्योंकि आप या आपसे पहले की पीढ़ी और उससे भी पहले की पीढ़ी की यदि हम लोग बात करें तो बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया। आज जो है पूरे देश में आपकी जो आर्य सभा मॉरिशस है, उससे जुड़ी हुई कितनी आर्य समाजी काम कर रही होंगी? अभी ऐसा कह सकते हैं कि भारत से जब लोग विद्वान आए, अनेक विद्वान आए, बिल्कुल। उन्होंने एक बात कही कि आप तो कार्य कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन आपको राजनीति में जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप देश के बागडोर नहीं संभालेंगे, आप देश को बदल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो तब हमारे आर्य समाजी और विशेषकर हिंदू जाति न वो देश की बागडोर संभालने में आगे बढ़े। क्योंकि मुझे याद आ रहा है महात्मा गांधी जी जब यहाँ आए, उन्होंने 3 सूत्र दिए थे महात्मा गांधी जी ने। नंबर 1, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। दूसरा, राजनीति में हस्तक्षेप करो, और अपने भारत को जो है उनकी गतिविधियों पे नजर रखो, जैसा जैसा भारत कर रहा है वैसा ही करने का आप लोग प्रयास करो। तो ये 3 सूत्र शायद महात्मा गांधी जी ने उस समय दिए थे मॉरिशस के लोगों को। ये सही है। महात्मा गांधी आने के बाद वो चले गए, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाते हुए आए थे या नहीं, वहाँ से लौटते समय मॉरिशस में रहे, कुछ दिनों तक रहे, तब वहाँ चले गए। तो उनके पश्चात उन्होंने किसी को भेजा, नाम याद नहीं, भूल गया नाम, तो उसने बहुत काम किया। तो भारत से समय समय पर जो है बहुत से विद्वान, बहुत से कुछ सन्यासी भी और हमारे आचार्यगण वो आते रहे। और क्योंकि मॉरिशस जो है वो भारत को एक पुण्य भूमि भी मानता है, और अपना जो है ये मानता कि हमारे पूर्वज वहाँ से आए थे, तो एक आशा की लो जो है, आशा की किरण वो भारत की तरफ से देखता है। तो आप कभी भारत में गए हैं?
भाग तो गया हूँ, हाँ। लेकिन मॉरिशस की बात बोलना चाहूँगा। अच्छा, ठीक है। कि हमारे मॉरिशस में जो हमारे आर्य नेता पहले हुए, उनका नाम था मोहनलाल मोहित जी। हाँ, मोहनलाल मोहित जी, बिल्कुल। उन्होंने आर्य सभा को थामा वर्षों तक। ये जी आज मॉरिशस में आर्य समाज का प्रचार जोर जोर से हुआ, तो उनका बड़ा योगदान है। और उनके साथ जितने लोग थे, डॉक्टर पूरन थे, डॉक्टर न्यूर जी थे न, बहुत उसके समय के बहुत से लोग थे जिन्होंने इस प्रचार को चलाया। और साथ साथ में हमारे पुरोहित, जैसे अभी आप सुनेंगे पंडित गया सिंह, वो मॉरिशन, वो भारत से सीख कर आए थे। और पुरोहित थे न, जो भारत जाकर सीख करके आए थे। और फिर हमारे एक बिसुंदरयाल, प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदरयाल जी थे, उन्होंने भी इस देश को उजागर करने में, प्रसार धर्म का प्रचार करने में बहुत योगदान दिया। तो और इसके कारण, जैसे मैं बोला ना, आज मॉरिशस में लगभग 300 से अधिक शाखाएं हैं पूरे देश में जो सक्रिय है। और कहीं पर साप्ताहिक सत्संग होता है, कहीं मासिक होता है, कहीं पाक्षिक होता है, ऐसा होता है। और मॉरिशस में लगभग 125 पुरोहित और पुरोहिता हैं। हाँ, आपने पुरोहितों के साथ पुरोहिताओं की भी बात की है, तो अक्सर ये बात चलती है कि महिलाओं को यज्ञोपवीत नहीं लेना चाहिए और उनको गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। जब यज्ञोपवीत नहीं लेंगे तो यज्ञ में बैठना, यज्ञ करवाना तो बहुत दूर की बात है। आपके यहाँ पंडिताएँ हैं, क्या वो यज्ञ करवाती हैं आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ जो पंडिता है वो केवल यज्ञ नहीं कराते हैं, वो विवाह भी कराते हैं, अंत्येष्टि संस्कार भी कराते हैं। बहुत सुंदर, ठीक है ना, और संस्कार कराते हैं। तो मॉरिशस जो है, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 2 कदम आगे है भारत से। और यहाँ बहनें जहाँ यज्ञ का अनुष्ठान करवाते हैं, वहीं सारे संस्कार, चाहे विवाह संस्कार की बात हो, चाहे अंतिम संस्कार जिसको अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं, वो तक भी बहनें करवा रही हैं। तो वास्तव में वैदिक धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो मॉरिशस में देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा था आपसे कि आप भारत कभी गए, वहाँ का कोई अनुभव जो है आपका वो हम शेयर करना चाहते हैं। हम प्रथम बार भारत गए थे जब मॉरिशस में स्वामी सत्यम जी आए थे। मैं सोचता 2000 में। अच्छा। स्वामी सत्यम जी वहाँ पर एक बृहद यज्ञ कराए थे मुंबई में, तो उसमें हम लोग भाग लेने गए थे। यहाँ से एक डेलीगेशन में हम लोग गए थे, वो वहाँ रहे और भ्रमण किए। ये मेरा प्रथम वहाँ यात्रा रही। दूसरी बार पोंधा गुरुकुल में गए। ठीक है। और मेरे भाई मेरे साथ थे, वो विशेषकर कोरोना भाई। अच्छा। हाँ, और उसमें मैं जब मॉरिशस से निकला, जैसे दिल्ली पहुँचा, तो हमारे आचार्य जितेंद्र जी मुझे लिए और गौतम गुरुकुल रखे। वहाँ के पश्चात उन्होंने मुझे लेकर, क्योंकि मैं उस देश को अच्छी तरह से नहीं जानता था, तो हमारे जो आचार्य जितेंद्र जी हैं वहाँ से मुझे लेकर के पोंधा गुरुकुल ले गए। अच्छा। और मैं तो वहाँ पर मतलब अनभिज्ञ था, कुछ जानता नहीं था, तो मुझे लेकर वहाँ गए, लाकर कहा मैं ला दिया हूँ आचार्य जी धनंजय को, अब इसको सौंपें। अच्छा। आपको सौंप कर जा रहा हूँ। तो थोड़े समय में तो वो आ गए, और वो जब वहाँ से आ गए तो थोड़ी समय वहाँ पर 1 सप्ताह के पश्चात वो कोरोना आ गया। लॉकडाउन हो गया। तो कोरोना में आप वहीं गुरुकुल में रहे? कोरोना में वहीं पर रहे गुरुकुल में। तो कितने दिन रहे होंगे आप? लगभग 5 मास। 5 महीने आप जो है वहाँ रहे। तो फिर आपने 5 महीने किया क्या वहाँ पे? वहाँ रहने के बाद संस्कृत का ज्ञान थोड़ा लिया, व्यवहार भानु, कठोपनिषद, ठीक है ना ये, और वहाँ पर सत्याप्रकाश, ठीक है ना। और वहाँ ऐसा रखा, कुछ भजन कीर्तन का कार्यक्रम रात्रि में होते थे, और कुछ वहाँ के जो ब्रह्मचारी थे हमारे आचार्य धनजी जी, उनको एक विषय दे दिया था। अब उस विषय में वो आ करके 10 मिनट या 15 मिनट उस विषय को खोलते थे, तो हमें वो सुनने का अवसर मिलता था, ज्ञान बढ़ता था। तो आप कोरोना काल में पोंधा में रहे और
वहाँ जो सीखा आपने उसका कुछ प्रभाव यहाँ आने के बाद दिखा? बहुत अच्छा। बहुत। वहाँ सीखने के बाद मैं मॉरिशस में आया तो मैं अपने गांव में 10 रात्रि सत्याप्रकाश की कथा की। अच्छा। अब बोलेंगे पता नहीं, कुछ लोग बोलेंगे कथा होती है, मैं कह रहा हाँ। अच्छा, तो आप 10 दिन जो है आपने सत्याप्रकाश की कथा हाँ, की। वो प्रथम समोल्लास से जो मंडन विषय है अच्छा, उस पे ठीक है। तो ये थे शिव शंकर राम खिलावन जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में और आर्य समाज के बारे में, मॉरिशस की परिस्थितियों के बारे में बताया। उनकी बातें आपको कैसी लगी और मॉरिशस के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज आप कार्यक्रम में रहे पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप उसी प्रकार से ऋषि ध्यान के कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। परमात्मा आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।